Assalamualaikum. Today we will solve MA1 BBP kit questions of chapter Material Costing. Let's start. A business buys and sells a finished product. Okay. At first March 2003, there are 120 units of this product in inventory. The estimated sales over the next 3 months of this product are March 500 units, April 600 units, and May 540 units. The store manager wishes there to be 150 units in inventory at the end of May. How many units of this product should be ordered now? Okay. क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक बिजनेस है जो एक फिनिश प्रोडक्ट खरीदता और बेचता है, रिटेल बिजनेस है, ठीक है। बनी बनाई फिनिश प्रोडक्ट खरीदता है, उसी को आगे बेचता है। 1 मार्च 2003 में उसके पास 120 यूनिट्स और जो भी वो प्रोडक्ट बेचता है उसके पास वो प्रोडक्ट के 120 यूनिट्स पड़े हुए हैं। इट मींस कि ये जो है ये इसका ओपनिंग है, ठीक है। और उसने ये एस्टिमेट लगाया है कि वो अगले 3 महीनों में मार्च में, अप्रैल में, मई में ये सेल्स कर लेगा। द स्टोर मैनेजर विशेस देयर टू बी 150 यूनिट्स इन इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ मे। और स्टोर मैनेजर ये भी चाहता है कि वो अपनी सारी सेल कर करा के जो भी उसके एस्टिमेटेड हैं वो आखिर में, मई के आखिर में 150 यूनिट्स भी बचा ले ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो भी उसका फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट शुड बी ऑर्डर्ड नाउ। तो एग्जामिनर का क्वेश्चन है कि स्टोर मैनेजर कितने यूनिट्स ऑर्डर करे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, जिससे क्या हो, जो उसकी 3 महीनों की एस्टिमेटेड सेल्स है वो भी हो जाए और वो 150 यूनिट्स इन्वेंट्री में बच भी जाए मई के आखिर में। सिंपली कैसे करते हैं इसको? ऑर्डर क्वांटिटी, सेल्स रिक्वायरमेंट, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। सेल्स रिक्वायरमेंट, हम 3 महीनों की सेल्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। 3 महीनों की सेल्स को मिला के तो करना है। 500 प्लस 600 प्लस 540, 1640। क्लोजिंग में वो चाहता है कि 150 यूनिट्स हो और ओपनिंग में हमारे पास 120 तो है ही। 1640 प्लस 150 माइनस 120, 1670 यूनिट्स। अगर स्टोर मैनेजर 1670 यूनिट्स ऑर्डर करेगा तो ही वो जो उसकी अपनी एस्टिमेटेड सेल्स हैं मार्च की, अप्रैल की, मई की, वो भी हो जाएंगी। और जो वो चाहता है कि 150 यूनिट्स उसकी इन्वेंट्री में बच जाएं, वो भी बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। During week 14, a manufacturing business issued $19,600 of direct material to the factory and $3,200 of indirect material. What is the double entry for these issues of materials? एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डायरेक्ट मटेरियल इशू होता है वो WIP का पार्ट बनता है, और जब भी कभी इनडायरेक्ट मटेरियल इशू होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनता है। सही। इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इशू हुए हैं। अगर जब भी डायरेक्ट मटेरियल इशू होता है हम एंट्री बनाते हैं WIP डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या क्रेडिट।
ठीक, जब भी कभी इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू होता है एंट्री बनाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इश्यू हैं। अगर मैं इनकी यू बना दूं WIP डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, और मैं फिगर्स पुट कर दूं क्योंकि WIP तो इनडायरेक्ट का पार्ट है और FOH इनडायरेक्ट का पार्ट है, और इन दोनों का सम आ जाता है 22,800। 22,800 इन दोनों को ऐड करेंगे 22,800। डेबिट एंड क्रेडिट साइड मस्ट बी इक्वल। ऑप्शन देखते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए गलत ऑप्शन क्यों है? अब आप देखो, इसने एंट्री ही रिवर्स पास की है, उल्टी एंट्री बनाई है, मटेरियल को इसने डेबिट कर दिया, तो ये तो स्टार्टिंग से ही गलत है। सी वाली एंट्री के WIP, प्रोडक्शन ओवरहेड, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट क्रेडिट सही किया, पर इसने फिगर्स आगे पीछे कर दिए। डायरेक्ट WIP तो 19,600 है, इसने 3,200 लिखा है, ये भी गलत है। ये वाली एंट्री भी गलत कर दी है। ऊपर से पता लग रहा है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता ही नहीं है, जब भी मटेरियल इश्यू होता है हमेशा क्रेडिट होगा, दैट्स व्हाई ये भी गलत है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। WIP डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट एंड मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, इसको हम लोग स्टोर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं, क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 3, a business sells a product called the bozo and each unit of bozo requires 4.5 kg of material alif। बिजनेस जो है प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट का नाम क्या है? बोजो। और बोजो को बनाने में, बोजो के एक यूनिट को बनाने में 4.5 kg का मटेरियल लगता है। उस मटेरियल का नाम है एलिफ। Inventory of material alif are 1100 kg at the start of August। 1100 kg जो है अगस्त के स्टार्ट में हमारे पास मटेरियल एलिफ पड़ा हुआ है। एंड द फॉलोइंग प्रोडक्शन इज प्लान फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। और फॉलोइंग प्रोडक्शन जो है प्लान की है कि हम ये प्रोडक्शन करेंगे अगले 3 महीनों में। अगस्त में सोचा हुआ है कि 1200 बोझो बनाएंगे, सितंबर में सोचा हुआ है हम 900 बोझो बनाएंगे, अक्टूबर में सोचा हुआ है हम 1700 बोझो बनाएंगे। The store manager is about to place an order for material alif and he requires there to be enough inventory at the end of October of material alif in order to produce 200 bozos। स्टोर मैनेजर जो है वो मटेरियल एलिफ का ऑर्डर प्लेस करने वाला है, सही है, और साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि अक्टूबर के आखिर में इतना मटेरियल बच जाए, इतना मटेरियल एलिफ बच जाए जिससे वो 200 बोझो बना सके, प्रोड्यूस कर सके। What is the size of order he must place in order to ensure that there is enough material alif for the 3 month of the production and for the closing inventory requirement। तो एग्जामिनर का क्वेश्चन है कि उसके ऑर्डर का साइज क्या हो, व्हाट इज द साइज ऑफ द ऑर्डर जो वो प्लेस करे जिससे वो जो उसकी 3 महीने की जो उसने सोचा हुआ है प्लान प्रोडक्शन वो भी हो जाए, सही है, और जो वो चाहता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में 200 बोझो प्रोड्यूस करने जितना मटेरियल बच जाए वो भी हो जाए। देखते हैं कैसे करते हैं सवाल को। क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हमें ये पता है
कि हमें 200 बोझो बनाने जितना मटेरियल बचाना है। जरा गौर करो, तो क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में ये लिखा हुआ था कि एक बोझो को बनाने में 4.5 केजी का मटेरियल एलिफ लगता है। इतना मटेरियल एलिफ हमें बचाना है कि 200 बोझोस बन जाएं। सही है। क्वेश्चन के शुरू में ये लिखा हुआ है कि एक बोझो को बनाने में 4.5 केजी का मटेरियल लगता है। तो हमें कॉमन सेंस की बात है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में 200 बोझोस बनाने। ठीक है। तो इतना मटेरियल बचाना है, मतलब कि 200 बोझो बनाने हैं और एक बोझो बनाने में 4.5 केजी मटेरियल एलिफ लगता है। 200 मल्टीप्लाई बाय 4.5, इसका मतलब है 900, कि हमें 900 केजी का मटेरियल एलिफ बचाना है, जिससे 200 बोझोस बन जाएंगे। ठीक। मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन सवाल में कहीं भी गिवन नहीं है। मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन हम कुछ ऐसे निकालते हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय मटेरियल यूज बाय 1 यूनिट। कितने हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, हम इनको ऐड कर लेंगे। 1200 प्लस 900 प्लस 1700, 3800। 3800 हमें बोझो बनाने हैं। एक बोझो को बनाने में 4.5 केजी लगता है मटेरियल एलिफ का। 4.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 17,100। मतलब कि जो उसकी प्रोडक्शन की एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है, जो उसने सोचा हुआ है, उस पे 17,100 केजी का मटेरियल एलिफ जो है वो लगेगा। ठीक। मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन हमारे पास कितना आ गया, 17,100। क्वेश्चन में ही हमें ओपनिंग दिया हुआ था 1100 केजी। एड लेस कर लेंगे, 900 प्लस 17,100 माइनस 1100, 16,600। इसका मतलब ये है कि अगर 16,900 केजी स्टोर मैनेजर ऑर्डर करेगा, तो उसकी जो प्रोडक्शन प्लान की हुई है उसमें अगस्त सितंबर अक्टूबर की, वो भी हो जाएगी। और जो वो चाहता है कि 200 बोझो जितना मटेरियल एलिफ बच जाए, वो भी बच जाएगा। करेक्ट आंसर इज 16,900 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A company operates an integrated accounting system. What would be the accounting entry for the return of unused direct material from production line? मैंने बताया कि जब भी हम डायरेक्ट मटेरियल इशू करते हैं, हम क्या एंट्री बनाते हैं, WIP का अकाउंट डेबिट, मटेरियल या स्टोर कंट्रोल अकाउंट मटेरियल, या फिर स्टोर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। ऐसा ही है। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि डायरेक्ट मटेरियल वापस रिटर्न हो गया है, वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ होगा प्रोडक्शन में। तो अब क्या होगा, सिंपली एंट्री, जो चीज हम डेबिट कर रहे होंगे वो क्रेडिट कर देंगे, और जो हमने क्रेडिट की होगी वो मटेरियल डेबिट कर देंगे दोबारा से। क्योंकि अब हमारे पास जो है वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल वापस आ गया, हमारा वो दोबारा से एसेट भर गया, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। मैं यहाँ पे स्टोर भी लिख रही हूँ, डेबिट, और WIP अकाउंट क्रेडिट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन ए क्यों गलत है? तो उसने इसमें तो ए वाले में तो वही एंट्री बनाई हुई है जब हम डायरेक्ट मटेरियल इशू करते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न हुआ है, ये गलत इसलिए है। स्टोर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, ये तो गलत। ये एंट्री तब हम पास करते हैं जब हमने इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया और वो वापस आ जाए, तो ये भी यहाँ पे गलत है, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। डी वाला भी गलत है, फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर मटेरियल और लेबर के क्वेश्चन मिक्स थे, तो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस पिक किए हैं जो सिर्फ मटेरियल कॉस्टिंग के थे। A company operates an integrated accounting system. What would be the accounting entry for the issue of production of indirect material from inventory B? अब हमें indirect material issue करना है, क्या एंट्री बनाते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल हमेशा मैंने बताया है, इनडायरेक्ट मटेरियल पार्ट बनता है फैक्ट्री ओवरहेड का। जब भी इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू होता है हम एंट्री बनाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट मटेरियल या फिर स्टोर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे वर्ड स्टोर हुआ है, स्टोर यूज करेंगे, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट यूज करते हैं। करेक्ट आंसर है सी, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट या फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टोर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। 6.20 in a period of continual inflation, price inflation for material purchase, which of the following statement is true? अच्छा, क्या हो रहा है? कंटिन्यूस इन्फ्लेशन हो रही है प्राइस की, तो जो नीचे स्टेटमेंट लिखी है कौन सी सही है? एक बात याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आए तो अच्छा ये देखो कि प्राइस इन्फ्लेशन, नंबर लिख लेते हैं अपने पास 8 9 10 11, तो ये कंटिन्यूस इन्फ्लेशन हो रही है। जब भी अगर हम फीफो की बात करते हैं, ठीक, फीफो में क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 8 वाला मटेरियल जाएगा, 9 वाला 10 वाला चला जाएगा, 11 वाला बच गया। सही है, तो इससे क्या होगा? हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा, और हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कम प्राइस वाला तो मटेरियल चला गया ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कम आएगी, ज्यादा वाला बचा हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम वाला बेचा तो जिससे कॉस्ट प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो जाएगा। ठीक, ये बात है फीफो पे। ठीक है, फीफो पे आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगी। अब हम बात करते हैं लीफो की, सेम नंबर लिखते हैं 8 9 10 11। लीफो में क्या होगा? 11 गया, 10 गया, 9 गया, 8 बच गया। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम पैसों वाला मटेरियल बच गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज, जिससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा वाला मटेरियल तो चला गया, ज्यादा पैसों वाला मटेरियल तो चला गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सही, ग्रॉस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द LIFO मेथड विल प्रोड्यूस लोअर प्रॉफिट देन द FIFO मेथड एंड लोअर क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूज। LIFO में अगर प्राइस इन्फ्लेशन होती है तो क्या होगा? ए में कह रहे हैं कि लोअर प्रॉफिट देन द FIFO, बात सही है, कम प्रॉफिट आएगा FIFO से, एंड लोअर क्लोजिंग इन्वेंट्री लोअर होगी। सही, द LIFO मेथड विल प्रोड्यूस लोअर प्रॉफिट, ये बात तो सही है, लोअर प्रॉफिट ठीक है, देन द FIFO एंड हायर क्लोजिंग इन्वेंट्री। हायर क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे हो सकता है? ज्यादा वाला मटेरियल तो हमने नीचे से पहले ही बेच दिया, LIFO में क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसलिए ये बी वाला गलत है। द FIFO मेथड विल प्रोड्यूस लोअर प्रॉफिट, FIFO में तो लोअर प्रॉफिट इन्फ्लेशन में आता ही नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा ज्यादा आएगा, ये गलत हो गया। The FIFO method will produce lower profit than the FIFO method
एंड द हायर क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो हायर देता है, ये बात ठीक है फीफो, लेकिन प्रॉफिट लोअर नहीं देता लीफो से, तो ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन इज ए, द लीफो मेथड विल प्रोड्यूस लोअर प्रॉफिट ठीक देन द फीफो एंड लोअर क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपकी लोअर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप लोग जब खुद से किट सॉल्व करोगे, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अपने फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।